नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तसर रेशम कीट से कमाए अच्छा मुनाफा। लौकी की फसल से अधिक उपज लेने के लिए सलाह। अपने छत्तीसगढ़ राज्य में तसर रेशम कीट पालन तेजी से बढ़ रहा है और कई किसान इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। फिलहाल जिन किसानों के यहाँ रेशम के कीट कोसे बना चुके हैं, वे इनकी तुड़ाई से लेकर कोसों की भंडारण तक किन किन सावधानियों को बरतें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी पांडे। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तसर रेशम के उत्पादन में हमारा देश अग्रणी रहा है और पूरे देश में लगभग 3000 मीट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन होता है और पूरे देश में इसकी 3 फसलें पाई जाती हैं भारतवर्ष में, जिसको हम प्रथम फसल, द्वितीय फसल, तृतीय फसल कहते हैं। प्रथम फसल का कार्य जुलाई माह से प्रारंभ होकर के अगस्त सितंबर तक लगभग समाप्त होता है। द्वितीय फसल हमारा सितंबर से प्रारंभ होकर के अक्टूबर तक चलता है और तृतीय फसल जो है वह अक्टूबर के एंड से नवंबर महीने से लगभग प्रारंभ होकर के वो जनवरी फरवरी तक चलता है। कुछ स्थानों तो जनवरी तक हो जाता है, कुछ स्थानों पर फरवरी भी आ जाती है। जैसा कि 2 प्रमुख राज्य हैं, उड़ीसा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य, इन राज्यों में तसर रेशम के तृतीय फसल का, जिसको हम ट्राइबोल्टाइन कहते हैं, उसका कीट पालन बहुतायत होता है। हमारे किसान भाई इसका कीट पालन करते हैं और कीट पालन के बाद जो कोसा इकट्ठा होता है, उस कोसा को उचित दाम उनको कैसे मिले, इसकी हमेशा उत्कंठा उनके मन में रहती है। अक्सर किसान कोसों की कटाई के समय सावधानी नहीं बरतते हैं, जिससे इतनी मेहनत करने के बाद भी किसानों को अच्छा लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कटाई के समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर किसान भाई तसर से उत्पादित जो टीबी क्रॉप है, ट्राइबोल्टाइन क्रॉप जिसको कहते हैं, अगर उससे अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला यह है कि जो ये कटाई, जैसे ही कोसा के उत्पादन का कार्य आपके प्रक्षेत्र में समाप्त हो जाए, उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद से कोसे की कटाई का कार्य प्रारंभ कर दें। कोसे की कटाई जितना जल्दी से जल्दी आप समाप्त कर लेंगे, आपको लाभ होगा, क्योंकि जो हमारे तसर कोसे को हानि पहुंचाने वाले कीट हैं और जो हमारे पेस्ट प्रीडेटर्स हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। हमेशा साफ मौसम में ही तैयार कोसों की कटाई करें। अगर कोसे बारिश में भीग गए हों, तो बारिश समाप्त होने के लगभग 6 से 8 घंटों बाद कोसों की कटाई करें। कोसों की कटाई हमेशा तेज धार वाले सिक्रेटियर से करें। दूसरा है कि जैसे ही कोसों की आप कटाई जब करते हैं, कटाई करने के बाद उसको ले करके उसको साफ करें भली प्रकार से, और साफ करने के बाद आपको 2 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान देना है। सबसे पहले आपको उसकी सफाई के बाद 2 भागों में आपके कोसों को डिवाइड करना है। सबसे पहला है ऐसे जो कटे छटे कोसे हैं, जो कि खराब फ्लिमजी कोकून्स हैं और कटे वाले कोसे हैं। ऐसे कोसे जिसमें बीमारी की मात्रा है, जिसमें बीमारी है, पेब्रिन डिजीज है या वायरस जनित रोग पहले के लगे हुए हैं और कोकून का सेल वेट अच्छा नहीं है, फ्लिमजी कोकून्स हैं, इसको आप रीलिंग के उपयोग के लिए ला सकते हैं। रीलिंग के उपयोग के लिए ले जाने से पहले आपको कोकून को ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड में इसको डिवाइड करना होगा। जो बहुत अच्छे सेल वेट के कोकून होते हैं उनको ए ग्रेड, जो उससे मध्यम दर्जे के होते हैं उसको बी ग्रेड, और जो तृतीय श्रेणी के कोकून होते हैं उसको सी ग्रेड कोकून के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं।
आमतौर पर किसान भाई कोसी की कटाई के बाद सभी कोसों को एक साथ मिला देते हैं। ऐसे में कई बार स्वस्थ कोसों के साथ रोग ग्रसित कोसे भी मिल जाते हैं, जिससे फेब्रिन जैसे घातक रोग फैलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए कोसों की कटाई के बाद श्रेणीकरण जरूर करें और तैयार कोसों की जांच अवश्य कराएं। दूसरा कोसा आता है हमारा ऐसे कोसे जिन कोसों का उपयोग करके हम आगे आने वाले में या तो उसको बीजागार में उपयोग करेंगे या तो ऐसे कोसों का उपयोग हम बीजागार के अलावा हम तसर धागे के उत्पादन के लिए करते हैं। तो सबसे पहला जो भाग आता है जो हमारे पास होता है कि जो सबसे अच्छे गुणवत्ता का जो कोकून होता है जिसमें बीमारी की मात्रा कम होती है, ऐसे कोसों को हम बीजागार के लिए चयनित करते हैं। बीजागार के चयन के लिए हमको दो तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो है कोसे का जो सेल वेट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और दूसरा इसमें एक डिजीज लगती है जिसका नाम पेब्रिन डिजीज होता है। उस पेब्रिन डिजीज से बचाव के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी 100 कोसों की एक माला बना लेते हैं और उस माले में से हम 4 से 5 कोकून का परीक्षण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करते हैं। उसमें एक डिजीज होता है जिसका नाम है पेब्रिन डिजीज। पेब्रिन डिजीज को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। अगर उसमें माइक्रोस्कोप से देखने पे पेब्रिन डिजीज का स्पोर अगर दिखाई पड़ता है जो कि लगभग छोटे चावल के दाने की तरह होता है, अगर इस तरह का स्पोर दिखाई पड़ता है तो उसका उपयोग हम बीज के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 100 कोसों की माला में अगर 4 से 5 ऐसे कोसे मिले जिसमें बीज उत्पादन के लिए अगर हम उपयोग करना चाहते हैं और उसमें पहले से ही पेब्रिन का डिजीज है, तो ऐसे कोसों को हम ग्रेनेज के लिए कदापि न रखें, क्योंकि अगर रखेंगे तो इससे जो इमरजेंस होगा उस समय पे डिजीज की मात्रा और बढ़ जाएगी और हमको अच्छी प्रकार से हम सीड इसका प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जून जुलाई के महीने में। तो किसान भाइयों, अगर जून जुलाई के महीने में अगर आपको अच्छे तरह का बीज उत्पादन करना है तो यही सही समय है कि आप अपने बीजागार के लिए अच्छे कोसों का चयन करें। कोसों की कटाई की छटाई के बाद अक्सर किसान अच्छे कोसों को बीजगार ले जाते हैं, जहां पर उनका प्रयोग अगली फसल के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को भंडारण कहा जाता है। इस दौरान किसानों को काफी सतर्कता से काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई लापरवाही आपकी आगामी फसल को प्रभावित कर सकती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन फलन की अवस्था पर है, और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ ओमवीर सिंह रघुवंशी से। किसान भाइयों, आज हम लोग लौकी के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लौकी की फसल में खरपतवार प्रबंधन। तो लौकी की फसल में किसान भाइयों 2 से 3 आप होइंग जो है निंदाई गुड़ाई आप कर सकते हैं। इस तरह 2 से 3 गुड़ाई में आप अच्छे से जो भी खरपतवार रहते हैं रबी की फसल में आने वाले, उनको अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार हैं किसान भाइयों, जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं किसान भाइयों, तो वो आपके मेन फसल के साथ प्रतियोगिता करता है किसान भाइयों। इसलिए खरपतवार नियंत्रण प्रमुख कारक है जो आपकी उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसान भाइयों। आप किसान भाइयों खुरपी की सहायता से, कुदाली की सहायता से, हाथों से भी आप कुछ खरपतवार को निकाल सकते हैं। इस तरह आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो लौकी की फसल है उसमें सिंचाई के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाए। किसान भाइयों, चूँकि अभी शीत ऋतु चल रही है, सर्दी का समय चल रहा है, तो जो सिंचाई करना है आपको लौकी में वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको करना चाहिए। चूँकि लौकी की फसल में 8 से 9 सिंचाई पर्याप्त मानी जाती है। इसलिए किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी नहीं देना है, क्योंकि लौकी की जो बेल रहती है वो पानी के प्रति संवेदनशील रहती है। 9 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको किसान भाइयों लौकी की फसल में सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे लौकी की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन।
जैसे कि जो अपना वर्तमान परिदृश्य चल रहा है किसान भाइयों, आपकी लौकी की फसल लगभग 30 से 50 दिनों की हो चुकी है। तो आपने जो आपका जो आधार जो मात्रा है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल, वो आप दे चुके हैं। इसके बाद जो शेष बची हुई मात्रा है, जैसे कि नाइट्रोजन जो अपन बचाते हैं बाद में डालने के लिए, तो आप उसकी जो शेष आधी मात्रा है वो आप सिंचाई के पानी के साथ किसान भाई डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई ड्रिप इरीगेशन का भी उपयोग कर रहे होंगे लौकी की फसल में। तो जो घुलनशील उर्वरक हैं, घुलनशील वो सिंचाई की जो विधि है आपकी ड्रिप इरीगेशन है, उसके साथ आप दे सकते हैं लौकी की फसल में। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि लौकी की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। तो सबसे प्रमुख कीट जो लौकी की फसल में आता है वो रेड पम्पकिन बीटल, जिसे लाल भृंग कीट बोला जाता है। किसान भाई, उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि ये छोटे आकार का रहता है, लाल रंग का रहता है, और आप इसको जो लौकी की पत्तियां हैं आपकी, उसकी ऊपरी सतह पे आसानी से देखकर मिल सकता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आपको किसान भाइयों जो अपना संपर्क कीटनाशी है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ट्राइजोफास है तो 2 ml प्रति लीटर की दर से आप इसको उपयोग करके इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको लौकी के एक प्रमुख कीट के बारे में और बताऊंगा। इसे फल मक्खी के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, जब लौकी की बेल छोटी रहती है और फूल से फल बनने की अवस्था आती है किसान भाइयों, तब ये फल मक्खी अपने अंडों को फूल के अंदर रख देती है किसान भाइयों, और उसी अवस्था में जैसे जैसे फल बनता है तो जो उसके अंडे हैं उनसे बच्चे निकलकर लौकी के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा खेत में कि जो लौकी है उसके अंदर काटने पर इल्लियाँ दिखाई देती हैं किसान भाइयों। तो इसको नियंत्रण करने के लिए मिथाइल यूजिनोल नामक प्रपंच बाजार में उपलब्ध रहता है किसान भाइयों। तो इसके उपयोग से इस मक्खी को आसानी से किसान भाइयों आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे लौकी में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो सबसे प्रमुख रोग जो है लौकी में लगने वाला वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे भभूतिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, चूने लासिता के नाम से भी जाना जाता है। कि मुख्य पहचान ये है किसान भाइयों की जो जब ये शुरू की अवस्था में आता है तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर आपको पत्तियों में रूप में दिखाई देगा किसान भाइयों, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है किसान भाइयों, तो ये पूरे तने पे और जड़ों में सब में ये फैल जाता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहला जो आपका जो घुलनशील गंधक बाजार में उपलब्ध रहता है, जिसे सल्फेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका 2% घोल तैयार करके आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आसानी से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, अब हम लोग जो दूसरा प्रमुख रोग है लौकी में लगने वाला, वो मृदुल आसिता रोग है, जिसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। पहचानने के लिए पत्ती पर हल्के पीले रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे ऊपरी सतह पर। प्रत्यक्ष रूप से लौकी की फसल को नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों। नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों आप जो आपका सिस्टमिक फंजीसाइड से कवकनाशी है, जैसे आपका डाइथेन Z78 है, और जिनेब मैनकोजेब नाम से भी बाजार में उपलब्ध है, और अन्य फफूंदनाशी भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं किसान भाइयों। इनका आप छिड़काव करके इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाई। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। जायद मौसम में सूरजमुखी की खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को सूरजमुखी की उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई करनी होगी। तो आप किस प्रकार से करें सूरजमुखी की खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। सूरजमुखी, जिसे तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है और बेहतर मुनाफा देने के कारण इसे नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से अपनी उत्पादन क्षमता और अधिक मूल्य के कारण सूरजमुखी की खेती प्रदेश के किसानों में लोकप्रिय होती जा रही है। इसकी खेती करने से किसानों को खाद्य तेल उपलब्ध होता है, जो कि दिल के मरीजों के लिए अच्छा होता है।
किसान भाइयों, इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसम में की जा सकती है, लेकिन उत्तरी भारत के लिए सबसे सही मौसम जायद का है, क्योंकि इस मौसम में मधुमक्खी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, जो इसकी पैदावार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों के खेत आलू, सरसों या अन्य फसलों से खाली हो रहे हैं, तो वो किसान इस समय सफलतापूर्वक सूरजमुखी की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जायद मौसम में सूरजमुखी की खेती का सही समय 15 जनवरी से 15 फरवरी है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 125 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 70 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 40 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। और शेष यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती के लिए आप इसकी संकुल प्रजाति मॉडर्न और सूर्या आदि का चयन करें, जो 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और इनकी औसत उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और जो किसान भाई इसकी संकर प्रजातियों की खेती करना चाहते हैं, तो वो इसकी KB SH1, SH 3322 आदि का चयन करें, जो 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिनकी औसत उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है, तो इसकी संकुल प्रजातियों का 12 से 15 किलोग्राम और संकर प्रजातियों का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीजों को 12 घंटे पानी में डुबोकर और उसके बाद 3 से 4 घंटे छायादार स्थान में सुखाकर बुआई करने से बीजों का अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। इसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। सूरजमुखी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी रहेगी, जिससे आगे चलकर आप किसान भाइयों को फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुजानगढ़ी, जिला भोपाल के कृषक कृष्णपाल सिंह ने। यह आलू खुदाई यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कृष्णपाल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, जिन लोगों ने आलू की फसल लगा रखी है, उनको जो है आलू के हार्वेस्टिंग करने में समस्या आती है। अगर किसान पारंपरिक तरीके से आलू की खुदाई करते हैं, इसमें ज़्यादा लागत आता है और मजदूरों को भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो खुदाई के समय जो है आलू की फसल जो है सो बर्बाद होने की संभावना रहती है, क्योंकि कटे हुए आलू जो है ज़्यादा निकलते हैं। किसान भाइयों, आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाने से काफी श्रम और लागत खर्च आती है। साथ ही मजदूर आलू की खुदाई खुरपी और गैती इत्यादि औजारों से करते हैं, जिससे खुदाई के समय आलू के कंद चोट ग्रसित हो जाते हैं और इससे बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। साथ ही यदि ऐसे कंदों का भंडारण किया जाएगा तो कंद फफूंद जनित रोगों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण जो उसका जो मार्केट में जो है सो कीमत अच्छा नहीं मिल पाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए जो है सो पोटैटो डिगर जो यंत्र है, इसका आविष्कार किया गया है।
इस यंत्र के जरिए जो जमीन से जो है सतह पर जो है सो आलू निकल जाता है। इससे समय की भी काफ़ी बचत होती है। पोटैटो डिगर में जो है सो ब्लेड, चैन, कन्वेयर बेल्ट, गियर बॉक्स आदि उपकरण लगे रहते हैं। इसको ट्रैक्टर के इस्तेमाल से जो है सो उपयोग किया जाता है। यंत्र जो है सो जमीन से जो है सटीक गहराई पर हम लोग जो है सो सेट कर सकते हैं। इससे किसान आवश्यकता अनुसार जो है ये गहराई को जो है घटा बढ़ा सकते हैं। इस यंत्र की खास बात यह है कि यह बिना कटे हुए आलू जो है सो निकालता है। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और उसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। यह यंत्र जो है 50,000 से 1 लाख रुपए तक के जो है सो मार्केट में जो है सो हम लोग को उपलब्ध हो जाता है। इस यंत्र के खरीद के लिए जो है किसान जो है सो अपने क्षेत्र में जो है निजी डीलर जो है उससे संपर्क कर सकते हैं और ये लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ की जो है आलू की खुदाई कर देता है। यह यंत्र जो है जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके तहत जो है कस्टम हायरिंग सेंटर में भी जो है सो किसानों के लिए उपलब्ध है। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।